हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इंजीनियरिंग शीट का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। 15 से 18, 20, 26 एंड जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आगे वाले वीडियोस में हम कंटिन्यूएशन में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। तो चलिए 15 में आते हैं। नंबर 15 आते हैं। 15 है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर नेग्लेक्ट मासेस ऑफ द पुल्ली। पुल्ली सारी मासलेस है, ये तीनों पुल्ली एंड स्ट्रिंग एंड ऑल्सो है ना फ्रिक्शन। नेग्लेक्ट करो पुल्ली का मास, स्ट्रिंग का मास, फ्रिक्शन सब नेग्लेक्ट करो। एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, इन दो ब्लॉक का हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सबसे पहले टेंशन की बात करें, ऊपर रस्सी का टेंशन टी ऊपर, वैसे यहाँ टी टेंशन नीचे, वैसे यहाँ टी टेंशन ऊपर और उतना ही टी टेंशन यहाँ ऊपर और यहाँ पे टी टेंशन ऊपर, सेम रस्सी जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस केस में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये रस्सी होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए कुछ ऐसे सिस्टम से होते हुए यहाँ के थ्रू जा रही है। तो यहाँ पे उतना ही टेंशन टी क्या लिखा जा सकता है, ऊपर। और यहाँ टी और टी ऊपर है तो इस रस्सी पे अगर दिखाऊं तो अब इस रस्सी पे 2t टेंशन नीचे हो जाएगा और उतना ही 2t टेंशन इस पे हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखने वाली चीज क्या है, इस पुल्ली अगर सी के लिए अगर दिखाऊं आपको, ये जो पुल्ली सी था, इस पुल्ली सी पे अपने क्या देख रहे हैं, टी और टी दो टेंशन्स तो नीचे लग रहे हैं, ये टी और टी, दैट इज 2t टेंशन नीचे लग रहा है और इसी सी पुल्ली पे मेरा टी टेंशन ऊपर लग रहा है। अब पुल्ली मासलेस कहा गया है तो कोई मास नहीं है, तो कोई mg कोई सूडो कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करोगे 2t बराबर टी, यहाँ से रस्सी का टेंशन कितना आ गया, 0। मतलब ये जो टेंशन्स हैं इस ए और बी ब्लॉक पे अगर बात करें, टेंशन 0 हो गया। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक आपको दिखाऊं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों जो टेंशन हो गए 0, ये भी 2t की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे बस इकलौता फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, दैट इज m1g। और यहाँ पे भी मेरा नीचे की तरफ लगेगा m2g, उसका वेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स पता चल गया, तो ये भी एक्सेलरेट, नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो ये एक्सेलरेट A1 से नीचे करेगा और ये एक्सेलरेट A2 से, है ना, हमारा B भी नीचे करेगा। अब इस पे सूडो फोर्स लगा डालो M1A1 और उसी तरह से इस पे सूडो फोर्स लगा डालो M2A2, इनका मास M1 M2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस किया जाए, यहाँ से M1A1 आ गया मेरा M1G, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई G। उसी तरह से यहाँ से भी बात करें तो यहाँ से M2A2 आ गया M2G, M2 M2 कैंसिल किया जाए, यहाँ से भी A2 आ गया G। मतलब दोनों केस में क्या कह सकते हैं, दोनों केस में बॉडी का एक्सेलरेशन G नीचे की तरफ होगा, मतलब M1 भी G से नीचे, M2 भी G से नीचे जाएगा। सो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा D। हमने क्या किया, बस यहाँ पे इस पुल्ली C को एनालाइज किया। जब हमने देखा इस सी पुल्ली पे टी टी नीचे और टी ऊपर, जिसके वजह से सी पुल्ली पे 2t नीचे और टी ऊपर, यहाँ से हमारे पास जो टेंशन है वो 0 आ गया। तो ये जो टेंशन 0 आया, जिसके वजह से इस M1 M2 पे जो 2t और t ऊपर लग रहा था वो तो 0 हो गया। तो ऊपर की तरफ कोई रस्सी का टेंशन नहीं है, सीधा इनका वेट लगेगा M1g M2g। अब एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, सूडो फोर्स ऊपर लगा डालो M1A1 M2A2, बैलेंस करके A1 A2 G आ जाता है, विच इज योर आंसर। 15 का आंसर हो जाता है डी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन 16 है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मूविंग टुवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सेलरेशन A0 इक्वल टू G। ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है A0 इक्वल टू G। लेंथ ऑफ द प्लेन AC, A से C का जो लेंथ है वो गिवन है 1 मीटर। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच फ्रॉम C टू A, ना C से A की तरफ जाना है,
ना। तो जब ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो कहा जा रहा है ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो हम कह सकते हैं ये अगर लेट्स से ए नॉट से आगे जा रहा है, ब्लॉक भी आगे जाएगा एक्सेलरेशन ए नॉट से, जिसके वजह से इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स जो लगेगा वो हमारा एम ए नॉट पीछे लगेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल जो होगा ये एंगल भी हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एम ए नॉट का दो कंपोनेंट जो आएंगे अलोंग द इंक्लाइन जिसके साथ एंगल बनाता है, इसका फोर्स हो गया एम ए नॉट कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हमारा एम ए नॉट का रिजॉल्व किया गया या एम ए नॉट साइन थीटा। उसी तरह से इसके वेट की बात करें तो डाउन द इंक्लाइन आपका वेट आया एम जी साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आपका वेट का कंपोनेंट आया एम जी का कॉस थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल, कोई आपको यहाँ पे लेट्स से ना अब फ्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट कहा गया है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन अगर बात करूँ ना, एम ए नॉट कॉस थीटा, थीटा पता ही है एम जी साइन थीटा, इसकी वैल्यू चेकआउट करते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एम ए नॉट कॉस थीटा अगर आपको दिखाया जाए ना, एम ए नॉट की वैल्यू अपनी जी है डेट इज 10 लेने बोला है, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो ये बन के आ गया 10 और cos 30 हम जानते हैं √3/2, तो विच इज 5√3m। उसी तरह से एम जी साइन थीटा चेक किया जाए, चलिए एम जी साइन थीटा चेक करते हैं। तो एम जी साइन थीटा चेक करेंगे तो ये आ गया एम जी की वैल्यू 10 और थीटा है 30, तो साइन 30 हमारे पास होता है लेट्स से 10m साइन 30 1/2 5m। तो इस अगर ब्लॉक को आपको दिखाऊं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 5√3m और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सिंपली 5m, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। तो इस अगर ब्लॉक को अगर दिखाऊं, इस ब्लॉक को ना, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ए नेट ऊपर की तरफ हमारे पास आ गया ना, मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज 5√3m माइनस 5m डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गया 5 कॉमन लेके इज √3 माइनस 1, नेट एक्सेलरेशन पता चल गया। अब यहाँ पे अगर उत्सव कॉन्सेप्ट लगाते हो अलोंग द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस लेते हुए, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम उत्सव लगाएं तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्लस माना गया है, तो एक्सेलरेशन इज 5√3 माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट ए से सी का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन पता कीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो 0 हो गया, वैल्यू रखें तो u 0 हाफ ऑफ a की जगह रख दिया जाए 5√3 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √3 माइनस 1। रैशनलाइज अगर इसे करता हूँ √3 प्लस 1 से, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये मेरे पास आ गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि नीचे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हुआ, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ये आई। देयरफॉर हम कह सकते हैं टी जो हो गया वो मेरे पास लिखा गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 होता है 1.7 प्लस 1 इज 2.7 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा t इज इक्वल टू लेट्स से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0.5 एंड 4, 0.54 का स्क्वायर रूट अगर देखें तो वो स्क्वायर रूट 54/100, 54
बाय 100 लिखा गया है तो नीचे आएगा 10 और 54 नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो इसके पास होता है 7 होता है, 49 होता है, तो 0.7 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0.7 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, देयरफॉर आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन था ये इंक्लाइन प्लेन जी से ए नॉट इक्वल टू जी से आगे जा रहा था, सूडो एम ए नॉट पीछे लगा दिए, ये एंगल थीटा हो गया, इंक्लिनेशन एंगल थीटा बोल रहे हैं, तो एम ए नॉट कॉस थीटा ऊपर, एम ए नॉट साइन थीटा नीचे, एम जी साइन थीटा यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो अगर बात करें एम ए नॉट कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा चेक करने की, ए नॉट दिया है जी 10, थीटा दिया है 30, पुट करो 5√3m आया, एम जी साइन थीटा नीचे वाला फोर्स चेक करें, एम जी की वैल्यू 10, थीटा 30, 10/2 5m मेरा नीचे आया, तो ऊपर 5√3m नीचे 5m, तो नेट फोर्स अगर देखिए नेट फोर्स ऊपर दिख रहा है बड़ा, तो नेट फोर्स ऊपर, तो फोर्स बाय मास हमारा नेट एक्सेलरेशन ऊपर 5√3 - 1, एक्सेलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम पूछा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5√3 - 1, सिंप्लीफिकेशन पे यहाँ पे टी की वैल्यू आगे निकल के 0.7 सेकेंड्स, यही हमसे पूछा गया था टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम आया मेरे पास 0.7 से थोड़ा सा बड़ा, देयरफॉर ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये रहा 16 का सॉल्यूशन, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नंबर 17 आते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर पुल्ली ए एंड बी आर मासलेस, ए पुल्ली और बी पुल्ली बस मासलेस दिया है, एंड थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, मास ऑफ पुल्ली सी इज इक्वल टू एम, इस सी का कुछ मास है, इफ फ्रिक्शन इन ऑल द पुलीज इज नेग्लिजिबल, तो एक्सेलरेशन पूछा है सी और ए का कितना होगा और रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो क्या किया जाए, सबसे पहले टेंशन से शुरुआत की जाए, यहाँ पे रस्सी का टेंशन टी ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे भी उतना ही टेंशन टी ऊपर होगा, यहाँ टेंशन टी नीचे, यहाँ टेंशन टी नीचे, वही रस्सी होते हुए यहाँ से आते हुए ये टेंशन टी और ये रस्सी यहाँ से आ रही है, तो सेम टेंशन टी। तो अगर मैं ए पुल्ली का एफ बी डी बनाऊं, तो पुल्ली ए की अगर बात करें, तो इस पुल्ली ए का अगर हम बात करें मासलेस है, तो इस पे ऊपर की तरफ तो टेंशन 2t हो गया, टी और टी करके, और नीचे की तरफ टेंशन टी दिख रहा है, तो इसका मासलेस है, कोई mg नहीं लगेगा, कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स बैलेंस करो, 2t बराबर टी, यहाँ से t आया 0, टी 0 का मतलब रस्सी में जो टेंशन पूछा गया था वो तो 0 हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब रस्सी का टेंशन टी 0 हो गया, अब आते हैं सी का एफबीडी बात करने, इस सी पुल्ली का अगर मैं एफबीडी दिखाऊं, इस सी पुल्ली का मास दिया हुआ है m, तो क्या करते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं, नीचे लगेगा mg। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे टेंशन जो टी है इस पुल्ली पे वो तो 0 है ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ जो टोटल टेंशन टी प्लस टी 2t करके होता है वो तो 0 है, तो नेट फोर्स इस पुल्ली पे अगर देखें वो नीचे की तरफ लग रहा है mg, देयरफॉर एक्सेलरेट नीचे करेगा, एक्सेलरेशन ये किसका बोला गया है सी का, तो सी एक्सेलरेट नीचे करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स एम ए ऊपर लगेगा, तो m इंटू ए सी बैलेंस कर दो mg को, यहाँ से c का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया g करके, तो c का एक्सेलरेशन पूछा था g/2 डाउनवर्ड, गलत, c का एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड नॉट g/2, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एक्सेलरेशन a का चेक करते हैं, c का एक्सेलरेशन हमें पता है, c का एक्सेलरेशन g अगर नीचे है, अब चेक करते हैं ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कॉन्स्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं। अब ए पुल्ली पे अगर देखें तो नेट टेंशन ऊपर है, और सी पुल्ली पे अगर मैं टेंशन के हिसाब से मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, समेशन टी डॉट ए को 0 करने वाला, है ना, टी डॉट ए कॉन्स्टेंट ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में। तो यहाँ पे अगर ए पुल्ली पे बात करें, ए पुल्ली का टेंशन टोटल टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स से कोई लेना देना नहीं, टेंशन, तो नेट टेंशन ऊपर है, और इस ए का एक्सेलरेशन हमने ऊपर मान लिया, सपोज कहीं पे मानना था, तो इस ए पे नेट टेंशन ऊपर है,
एक्सेलरेशन भी ऊपर है और इन दोनों के बीच एंगल 0 बोल दिए। उसी तरह से यहाँ से ए और सी में, है ना, अगर मैं बात करूँ और बी का जो बात करें, बी तो रेस्ट पे है, तो बी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिस्टम मतलब ये पूरे सिस्टम के लिए ये लिखा जाता है इक्वेशन। तो यहाँ पे अब इस सी पुल्ली के लिए देखें तो यहाँ पे सी पुल्ली पे नेट टेंशन टी टी करके 2t ऊपर है और एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, दोनों के बीच एंगल 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए कॉस 0 1 हो जाता है, कॉस पाई -1 होके -2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी हमारे पास बना हुआ है g इज इक्वल टू 0। तो t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2t इंटू जी। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए निकल के आ गया 2g और कहाँ की तरफ दिखाया गया है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। तो 2g ऊपर की तरफ आ गया, ये आया निकल के एक्सेलरेशन ऑफ ए 2g अपवर्ड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा डी सही दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो 2g ऊपर की तरफ आया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ए पुल्ली मासलेस है और सी पुल्ली का कुछ मास है। तो ये पुल्ली पे देखें, ऊपर टेंशन ऊपर टेंशन, अब यही रस्सी आ रही है तो इस पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा, तो इस पे नीचे की तरफ टेंशन टी, तो 2t ऊपर टी नीचे, मासलेस है, कोई mg कोई सूडो नहीं, तो 2t बराबर टी आ गया 0। उसी तरह से सी की बात करें तो यहाँ पे सी पे 2t ऊपर और t 0 है तो 2t 0। अब नेट फोर्स मास है कुछ, mg नीचे, तो एक्सेलरेट नीचे करेगा, इसकी वजह से सूडो ऊपर, mac बराबर mg, ac आ गया g। और उसी तरह से सिस्टम मतलब ए बी सी तीनों का मिला के टी डॉट ए का प्रोडक्ट 0 कर देना है। तो टी इंटू लेट्स से टोटल ए पे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ए का ऊपर माने तो टी इंटू ए कॉस 0, बी तो फिक्स्ड है एक्सेलरेशन 0, सी का टेंशन 2t ऊपर है, देखा जाए 2t और ए सी कॉस पाई। सिंप्लीफिकेशन पे एक्सेलरेशन ए का 2g ऊपर की तरफ आया विच इज योर आंसर। तो 17 का आंसर हो जाता है डी। आई गेस समझ आए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन आते हैं 18 पे। लिखा है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, टाइम डिपेंडेंट फोर्स F equal to KT acts on the block. Here K is a positive constant. Acceleration time graph of the block is. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स से एक कोई ब्लॉक को एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है, इंक्लाइन प्लेन नहीं, कोई ऐसे ही रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो। तो यहाँ पे कहा गया है लेट्स से एक ब्लॉक को एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एम पे रखा गया है, रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स लेट्स से इस पे लग रहा है F इक्वल टू के टी। तो जो फोर्स लग रहा है वो टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा है, acts on the block. Here K is a positive constant. Acceleration time graph of the block is. Let's say इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, उसके करिस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन आएगा ना। और फ्रिक्शन जो होगा, अब वो फ्रिक्शन जो लेट्स से जब तक ये फोर्स अगर हम कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, एक्सटर्नल फोर्स जिस टाइम तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा या बराबर होगा उस केस तक तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। सिस्टम किस में रहेगा, स्टैटिक में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम इंटरवल तक, है ना, 0 से लेके जब तक, है ना, कहा जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी रेस्ट पे रहेगा। मतलब 0 फोर्स कितना है के टी, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कितना जानते हैं म्यू एम जी करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम 0 से लेके तुम्हारा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के टाइम तक, उस टाइम तक एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो इन्वॉल्व है स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसको रेस्ट पे रखेगा। तो यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर डी आंसर गलत। इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, देयरफॉर डी आंसर और ए ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है यहाँ पे ना कि इस टाइम तक आपका जो लेट्स से ना
इस बॉडी पे एक्सेलरेशन 0 है इस टाइम तक। तो ये वो टाइम हो गया है ना जहाँ पे बॉडी स्टैटिक से अब रेस्ट पे आने वाला है। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। जैसे ही हमारा जो फोर्स है, जो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, तो उस केस में इस बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन रूल में आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगेगा इस बॉडी पे और उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर। अब जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लग जाएगा ना, जो हम म्यू एम जी लेके चल रहे हैं, अब बॉडी क्योंकि मोशन में आ गया तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अब काम करेगा अपना जो कांस्टेंट लगते हुए, पर ये जो आगे की तरफ जो फोर्स है वो हमारा इंक्रीज किए जा रहा है। अब फोर्स आगे की तरफ इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, जिसकी वजह से सूडो एम ए पीछे। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखें तो इस केस में एक्सेलरेट होगा बॉडी, तो F इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस सूडो करके हम ग्राफ चेक करना चाहते हैं। F की जगह KT, काइनेटिक फ्रिक्शन बना हुआ है कांस्टेंट म्यू एम जी प्लस एम ए, तो AT का ग्राफ चाहिए। A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया K डिवाइडेड बाई M, M से डिवाइड कर दो T माइनस म्यू इंटू जी। तो ग्राफ दिख रहा है एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल आते हुए। देयरफॉर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे ये काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए। तो चारों ग्राफ में जिसमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमें, वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। जैसे ये काइनेटिक फ्रिक्शन ओवरकम कर गया उसके बाद स्ट्रेट लाइन सी में दिख रहा है, बी में स्ट्रेट लाइन नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ग्राफिकल क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना था कुछ इस तरह से। तो ये जो एम मास है इस पे एक टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा, रफ सरफेस दिया हुआ था। अब ये जो फोर्स होगा जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, उस केस में एक्सेलरेशन कहा जा सकता है 0 होगा। अब फोर्स जो होता है वो के टी, 0 से जब तक म्यू एम जी तक, डेट इज 0 से म्यू एम जी बाई के टाइम तक जब तक लगेगा, उस केस में एक्सेलरेशन 0, जो मुझे ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है। अब जैसे ही फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। काइनेटिक मतलब बॉडी मूव करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेट आगे होगा, देयरफॉर सूडो एम ए पीछे, F इक्वल टू काइनेटिक प्लस एम ए लगाते हुए के टी आ गया, म्यू एम जी प्लस एम ए, यहाँ से ए की वैल्यू अपने के बाई एम इंटू टी माइनस म्यू जी, डेट इज एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शन, देयरफॉर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आते हुए। तो 18 का सॉल्यूशन आई गेस समझ आया, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20, लिखा है ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 10 kg। ये जो ब्लॉक है 10 kg का मास लाइज ऑन अ रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 किस एंगल के लिए होती है? 37 डिग्री। तो हमें थीटा दिया हुआ है इनडायरेक्टली 37 डिग्री। आगे बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया गया 30 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू एंड अपवर्ड द प्लेन। जो फोर्स है वो पैरेलल और ऊपर की तरफ लगाया गया है। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक इज, कौन सा फोर्स पूछा है? टोटल फोर्स जो प्लेन लगाएगा ऑन द ब्लॉक, मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का है ना रिजल्टेंट, इज नियरली अलोंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 3/4। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इस ब्लॉक का एफ आपको बना के दिखाऊं तो पूरा खेल एफ का ही है यहाँ पे। तो अगर ये ब्लॉक अगर दिखाया जाए तो इस ब्लॉक एम पे ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है 30 न्यूटन फोर्स, मास है बॉडी का 10 kg, जिसके वजह से डाउन द इंक्लाइन आपका लगेगा mg का साइन थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा mg का कॉस थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अब mg साइन थीटा चेकआउट किया जाए तो मास दिया हुआ है 10, g की वैल्यू अपनी 10, साइन 37 3/5, तो ये आया 300/5 विच इज इक्वल टू 60। और सिमिलर वे में
मास दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू 10, cos 37 इज 4/5, 400/5 इज 80। तो नीचे की तरफ 60, ऊपर की तरफ 30, तो यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है, जिसके वजह से क्या कहा जा सकता है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो आ गया वो तो आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखें 80 निकल के आया। देयरफॉर म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में इज 3/4, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, विच इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 3/4, नॉर्मल है 80, तो 20 इंटू 3 इज 60। मतलब रोकने के लिए सरफेस मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 दे सकता है। तो कितना नेसेसरी है, नीचे 60 ऊपर 30, मतलब 30 अगर लग जाए स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये बॉडी रुक जाएगा। तो ऊपर 30, तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगते हुए, तो सरफेस के द्वारा अगर मैं देखूं दो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज 30, और एक जो है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है ना, विच इज इक्वल टू 80। तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा है ना बाय द इंक्लाइन ऑन द ब्लॉक, वो रिजल्टेंट फोर्स आपका कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज अलोंग द लाइन बी ओ बी। तो इस ओ बी लाइन के अलोंग आएगा, देयरफॉर 20 का आंसर हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन 37 60 आएगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन निकालोगे एम जी कॉस 37 80 आएगा, नॉर्मल 80 निकाले, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन से यहाँ पे आपका 3/4 इंटू 80 से 60 आया। अब यहाँ पे 60 दे सकता था, नीचे 60 लग रहा है, ऊपर 30 एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो नेट फोर्स नीचे 30 लग रहा है, उसको रोकने के लिए ये 30 ऊपर लगाएगा, तो सरफेस के द्वारा दो फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से दोनों के बीच में अलोंग द लाइन ओ बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का आंसर बी हो गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।